अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू। आज हमारा टॉपिक है द सेल। ये है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। आप सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो मैं चैप्टर्स के रिव्यू बना रही हूँ ये एमकेट और इंटरमीडिएट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो उनके पेपर्स और एमसीक्यूज में दोनों में बहुत फ़ायदा देंगे और अच्छा स्कोर भी होगा। तो आप इन लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए और एमसीक्यूज के भी लेक्चर्स को फॉलो करें। फिर जो आपके पास जो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी तैयारी करते हैं तो उनको फिर सॉल्व करिएगा। आपको कुछ भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं। पेज नंबर 53 पर ये लिखा हुआ है कि सेल जो है वो एक पजलिंग मिस्ट्री है। मतलब अगर इस पजल को सॉल्व कर लिया जाए तो हम जब दुनिया में आए और जब हम दुनिया से रुखसत होंगे, इसका जो है वो सीक्रेट को साइंटिस्ट जो है वो बता सकता है कि लाइफ जो है वो कब शुरू हुई थी और जो है वो लाइफ कब ख़त्म होगी। और जो सेल और इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो डेवलपमेंट है ना, सॉरी, इसकी जो डिस्कवरी है ना, ये पॉसिबल हुई थी डेवलपमेंट से। दो चीज़ों की, एक तो ऑप्टिकल लेंसेज थे उसकी डेवलपमेंट से डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी और एक कंस्ट्रक्शन से, और वो भी किसके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था डेविड जेनसन ने। ये जितना मैं बोल रही हूँ सब पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। डेविड जेनसन ने किया था और 1590 में किया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था वो किया था गैलीलियो। गैलीलियो ने, वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, 1610 में किया था। ये सब जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई है ना, गैलीलियो इटालियन एस्ट्रोनॉमर, ये भी पूछा जा सकता है कि गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर तो था लेकिन किसका था, इटालियन था। ठीक है, तो हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। सेल इज द मोस्ट पजलिंग मिस्ट्री ऑफ नेचर अबाउट विच इट इज बिलीव दैट द डे साइंटिस्ट will understand it fully they would be able to unravel the secret of life and death। कि जैसे इसकी पजलिंग मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया जाएगा तो वो लाइफ और डेथ की जो है वो सीक्रेट को बता देंगे। और द डिस्कवरी ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर बिकेम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज। के सेल के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी जो है वो पॉसिबल हुई थी डेवलपमेंट से, वो भी किसकी, ऑप्टिकल लेंसेज की। एंड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच वॉज इन्वेंटेड बाय डेविड जेनसन। और कंस्ट्रक्शन की गई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की गई थी, और इसको इन्वेंट किसने किया था, डेविड जेनसन ने किया था in 1950। and in 1610 Galileo, an Italian astronomer and फिजिसिस्ट डिजाइन इट प्रॉपरली। और फिर इन लोग ने जो है वो डिज़ाइन किया था। गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, उसने 1610 में किया था। अब दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि सेल को जो है वो उसकी टर्म को सबसे पहले यूज़ किसने किया था, रोबोट हुक ने किया था 1665 के अंदर। वो भी उसने जब जो है वो इन्वेस्टिगेशन की थी कॉर्ड के स्ट्रक्चर की। फिर रोबोट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को किया था। कब किया था, 1831 के अंदर किया था। ये एज अ की पॉइंट ऊपर करके लिखे कि रोबोट हुक ने जो है वो सेल के कॉर्ड का सेल देखते हुए सेल को डिस्कवर किया था, और रोबोट ब्राउन ने जो है वो ऑर्चिड को देखते हुए न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। द फैक्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वर एम्फसाइज्ड बाय स्केलेटर एंड सैकवान। अच्छा, इन दोनों ने एक बात ये डिस्कवर की कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से सेल की जो है वो डेफिनेशन चेंज होकर ये बनी। सेल एज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इंक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन। ये उसकी वजह से डेफिनेशन बन गई थी। फिर हमारे पास ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि रोबोट हुक ने जो है वो सेल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कब इस्तेमाल किया था, 1663 के अंदर। उसने टर्म कब यूज़ की थी, 1665 के अंदर। अब ये कहा जा रहा है कि जब उसने जो है वो कॉर्ड के अंदर जो है वो कितने सेल्स को जो है वो कैलकुलेट किया था, ये पूछा जा सकता है। 1 बिलियन ऑफ सेल्स को कैलकुलेट किया था। फिर हमारे पास लिखा हुआ है अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी कंटेन 2 ट्रिलियन सेल्स। इसको हाईलाइट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो मैंने की पॉइंट लिखवाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी कंटेन 2 ट्रिलियन सेल्स एंड एडल्ट 60 ट्रिलियन। के एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके जिस्म के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 2 ट्रिलियंस होते हैं। और एडल्ट, जैसे कि एडल्ट में कितने होते हैं, 60 ट्रिलियन होते हैं। और आगे लिखा हुआ है व्हेन यू डोनेट द ब्लड, जब हम किसी को खून देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से कितने सेल्स जो हैं वो भी डोनेट हो जाते हैं। तो कितने होते हैं, 5.4 बिलियन सेल्स। इसको हाईलाइट कर लें। फिर कहा जा रहा है कि
रोजमर्रा की जिंदगी पर जो हमारे बॉडी से रिप्लेस होते हैं वो कितने होते हैं? 1% होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 600 बिलियन होते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो बातें मैंने बताई हैं ये आती हैं, और इसको आप याद कर लीजिएगा। 2 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन, 5.4 बिलियन सेल्स डोनेट करते वक्त होते हैं, और 1%, या फिर 600 बिलियन भी कह सकते हैं। कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है, 1% भी दे सकते हैं और 600 बिलियन भी दे सकते हैं कि रिप्लेस हो जाते हैं। एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब जो स्केलेटन था वो था बॉटनिस्ट, और जो सेक्वान था वो था जर्मनिस्ट, सॉरी जर्मन जोलॉजिस्ट था। अब इन दोनों ने कहा, इन दोनों ने जो है वो सेल थ्योरी दी थी, और वो जो सेल थ्योरी थी वो इन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अब ये लिखा हुआ है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर जो है वो कंपोज्ड है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने ये कहा था कि सेल जो है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है। डिनोवो स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि वो नॉन मटेरियल से निकला हुआ है। तो फिर एक और साहब आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विरक्यू। इन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला तीसरा पॉइंट जो है ये गलत है। इसकी जगह उन्होंने अपना एक थर्ड पॉइंट डाला। उन्होंने कहा कि सेल जो है वो सिर्फ एक प्री एग्जिस्टेंट सेल के डिवीजन से बन सकता है। मतलब अगर कोई मौजूद सेल है तो वो जब डिवाइड होगा तभी नया सेल बनेगा, वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब सेल थ्योरी टोटल अगर पूछा जाए, अगर आपको दिया हुआ हो ये ऑप्शन में कि सेल थ्योरी किसने दी, स्केलेटन, सेकमान और रुडोल्फ विरक्यू, तो भी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर रुडोल्फ विरक्यू नहीं नाम लिखा हुआ होगा तब वो दोनों भी करेक्ट ऑप्शन होंगे। ये टोटल इस पेज में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है और दिमाग में बिठा लेनी है। अब हमारे पास पेज नंबर 54 पे ये लिखा हुआ है कि एक जो सेल है जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मटेरियल होता है, और जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, और वो बाउंड किससे हुआ हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन से हुआ हुआ होता है। फिर माइक्रोस्कोप पे हमने ये कहा कि सेल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी स्टडी को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और वो 3 तरह के हैं: लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, आप याद रखिएगा ये तीनों की, कौन है? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है, ठीक है। एक्सरे माइक्रोस्कोप के अंदर शॉर्ट वेव लेंथ है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम है। फिर हमारे पास है रेजोल्यूशन विद मैग्निफिकेशन। इसकी जो है वो आपको डेफिनेशन पर फोकस करना है। रेजोल्यूशन क्या होती है? पहले तो हमने ये कहा कि भाई एक लाइट माइक्रोस्कोप है जिससे जो है वो एक जो भी चीज़ होती है उसको इजीली जो है वो मैग्नीफाइज किया जाता है, जिसके अंदर 10,000 गुना, और मैग्निफिकेशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये आपको जो है वो पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन में दिखेगा। मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आईपीस विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ये आप इसको पूरी लाइन को मार्क कर लीजिए, ये है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। फिर हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस, जो कि ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोप का वो जो सेपरेट डिस्टेंस करने के लिए होता है उसके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा होता है, मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस, वो कहलाता है रेजोल्यूशन। अब कंट्रास्ट जो है वो फिक्सिंग के हर ऑब्जेक्ट को जो है वो फिक्स करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। अब अगर हम देखें कि लाइट माइक्रोस्कोप अच्छा है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, तो लाइट माइक्रोस्कोप इतना जो है वो मैग्नीफाइज करके नहीं दिखा पाता जितना जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा है। इसलिए जो है वो सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स आर स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पूछा जा सकता है, ये पूछते हैं बल्कि कि बेस्ट माइक्रोस्कोप टू स्टडी द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप? तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स टू आइसोलेट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये आप ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेफिनेशंस आ रही होती हैं कि जो है अगर हम सेलुलर कंपोनेंट्स की जो है वो आइसोलेट करेंगे बताने के लिए कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेशन। ये आप जो है वो हाईलाइट कर लें या इस पर ब्रैकेट बना लें कि इसकी डेफिनेशन ये है: isolation of cellular components to determine their chemical composition is called cell fractionation. For cell fractionation, first of all, it is necessary to open a large number of similar type of cells in ice cold environment। मतलब ये कहा जा रहा है कि उसकी सेलुलर या केमिकल कंपोजिशन को बताने के लिए सबसे पहले उसको जो है वो आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। फिर उसको एक जो है वो मोटर में डाला जाता है, या मोटर का नाम है होमोजेनाइजर, उसके अंदर डाला जाता है। फिर कहा जा रहा है कि जो सेल है उसको फिर स्पिनिंग एक्शन देते हैं,
स्पिनिंग एक्शन जो होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मार्क कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन किसका है कि इसके अंदर जो है वो स्पिनिंग एक्शन होती है, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। ये वाली भी हेडिंग है, इसको मार्क कर लीजिए। एज इट इज जो है वो एमकेट के अंदर तो डेफिनेशन उठा के दी हुई होती है, या नाम पूछ रहे होते हैं या नाम दिया हुआ होता है तो डेफिनेशन पूछ रहे होते हैं। और लो स्पीड के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लड के अंदर होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। वो होते हैं जिनके पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इनके पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। और प्रोकैरियोट का कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। इसके अंदर जो है वो कोई क्रोमोसोम्स नहीं होता। जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो भी हिस्टोन से नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम ही नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते इसके पास। सिर्फ इसके पास एक चीज होती है, वो मीजोसोम्स होते हैं। और मीजोसोम्स क्या होते हैं, मीजोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं, जिनका काम होता है रिस्पायरेशन करवाना, फोटोसिंथेसिस करवाना और नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना। अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। दे ऑल्सो कंटेन क्रोमोसोम्स, इनके पास क्रोमोसोम्स भी होते हैं। एंड अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनके पास होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स इन देयर सेल्स व्हिच कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म टू द सेल्स। ये जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। ये याद रखिएगा बात। Their nucleic material is usually quite and concentric in a region of the cell called a nucleid, और एक रीजन में होता है जिसको जहाँ पर ये मौजूद होता है वहाँ उसको हम न्यूक्लाइड कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो किससे एसोसिएट नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम ही नहीं होते। These organisms also do not contain other membrane bound organisms like mitochondria भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन इनके पास एक चीज वही जो मैंने आपको बताई थी, दे ओनली कंटेन मेसोसोम्स व्हिच आर सिंपल इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। फिर ये हमारे पास पेज नंबर 56 पे जो है वो डायग्राम्स बनी हुई हैं, एक दफ़ा आप इनको देख लीजिए। असल टॉपिक जो है वो पेज नंबर 57 से शुरू होता है। अब जो पेज नंबर 57 है, ये आप बहुत ध्यान से अब यहाँ से टॉपिक्स जो मैं बताऊँ उसको सुनिएगा। की पॉइंट्स जो बताऊँ वो साथ साथ लिखते रहिएगा, और अगर हो सके तो अभी दिमाग में रख लीजिएगा, ताकि बाद में आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनकर आती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसके पास 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। सेल वॉल जो है वो किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होते हैं, जो कि उसकी आउटर बाउंड्री होती है। और वो किसको सेपरेट कर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको सेपरेट करी होती है, लिखा हुआ है सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के बाहर के एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करी होती है। इस लाइन को हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट अलाउज अ सेल टू टेक अप एंड रिटेन सर्टेन सब्सटेंसेस बाय एक्सक्लूडिंग अदर, कि कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को ही बाहर जाने देती है। सारी के सारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके पास सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हाईलाइट कर ले। जो कि कंसिस्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड, लेकिन फॉस्फोलिपिड की जो है वो डबल लेयर हो रही है होती है, और बाय लेयर का मतलब होता है 2 लेयर। एक ही बात है कि फॉस्फोलिपिड की जो है वो 2 लेयर होती है, जो कि प्रोटीन्स के साथ मिली हुई होती है। अब जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो अरेंज हुए हुए होते हैं 2 पैरेलल, बिल्कुल सीधी सीधे लेयर्स के अंदर जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। उनके जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का हमने पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फेयरिंग, ये वाटर पानी से जो है वो नफरत करते हैं, वो एक दूसरे को जो है वो फेस कर रहे होते हैं। और जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिले हुए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो और भी लिपिड्स को कंटेन करती है, जैसे कि कैरेस्ट्रॉल,
लिपिड क्या आता है, कैरेस्ट्रॉल। लिपिड के अंदर आपको याद होगा कि लिपिड के अंदर एक हमने पढ़ी थी जिसके अंदर कैरेस्ट्रॉल था, तो ये लिपिड्स कंटेन करते हैं जैसे कि कैरेस्ट्रॉल। और एनिमल सेल जो है वो कैरेस्ट्रॉल को यूज कर एनिमल सेल जो है वो कैरेस्ट्रॉल को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रखता है, वो भी कितना परसेंट रखते हैं, 50% रखते हैं, ठीक है। जो कि और फिर जो है ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर और बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऑल सेल्स आर इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन दैट सर्व्स एज देयर आउटर बाउंड्री, के सारे सेल्स जो हैं वो इंक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही होती है कि वो आउटर बाउंड्री बना रही होती है। सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, साइटोप्लाज्म को जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर रही होती है। अब दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इट अलाउज द सेल टू टेक अप एंड रिटेन सर्टेन सब्सटेंसेस व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स, के ये जो है मेम्ब्रेन ये कुछ सेल्स को अलाउ करती है कि अंदर आ जाओ, कुछ को जो है वो बाहर भेज देती है और बाकी को ना अंदर नहीं आने देती है, मतलब मेम्ब्रेन का तो यही काम होता है ना। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सारी की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का सेम होता है। ये कंसिस्ट करते हैं डबल लेयर बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इंटरपर्स्ड विद प्रोटीन्स। फिर हमारे पास है कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, वो भी दो पैरेलल लेयर्स के अंदर। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज इन टू पैरेलल लेयर्स। दे आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स, जो उनके नॉन पोलर आप लिख लें, हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, जो कि वाटर फेयरिंग होते हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, वेयर एज दे आर पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स, जो कि वाटर लविंग होते हैं, वो किससे एसोसिएट कर रहे होते हैं, विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड, इनके पास जो है वो लिपिड्स भी होते हैं जैसे कि कैरेस्ट्रॉल। अब एनिमल सेल्स का क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन एनिमल सेल्स कैरेस्ट्रॉल में कॉन्स्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, के 50% जो है वो इनके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैरेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि ये सब जो है वो एब्सेंट होते हैं, इट इज एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एब्सेंट होते हैं किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लांट की और बैक्टीरिया सेल्स की। जबकि एनिमल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैरेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, और कितना परसेंट बने होते हैं, 50% बने हुए होते हैं। फिर हमारे पास है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसके ऊपर लिख ले सिंगर एंड निकलसन, ये किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने दिया था। In 1972 सिंगर एंड निकलसन प्रपोज अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल द लिपिड बाय लेयर इज रिटेन एज द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। दीज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड स्टेट एपेबल ऑफ रोटेटिंग एंड मूविंग लिटरली विद इन द मेम्ब्रेन। यही कहा जा रहा है कि जो लिपिड लेयर बाय लेयर होती है वो रिटेन रहती है और मेम्ब्रेन का कोर बनाती है। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको ये याद रखना है कि मॉडल दिया किसने था, हर जगह ये पूछा जाता है कि हु गिव्स द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन, और कब दिया था, 1972 के अंदर। हमारे पास पेज नंबर 58 पर ये दिया हुआ है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह जो है वो समंदर के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं। जैसे कि जो है वो आइसबर्ग्स उसको कहते हैं कि बर्फ़ के जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उस तरह होते हैं। और फिर हमसे बस यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि उसकी अरेंजमेंट वगैरह किस तरह होती है, जैसे कि समंदर के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स जो है, द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द लिपिड बायलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, के प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएट करते हैं दो लेयर्स की लिपिड की बायलेयर, जो कि दो ग्रुप में डिवाइड हुई हुई है। एक होता है इंटेग्रल प्रोटीन्स जिसका एक और नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो आपको जो है वो जो भी दो दो नाम दिए हुए हैं ना वो आपको पता होने चाहिए कि इंटेग्रल का इंट्रिंसिक, और जो दूसरा है पेज नंबर 59 पर लिखा है वो है पेरिफेरल का एक्सटेंसिव। ये आपको एक अगर कोई चीज़ दी हुई है उसका आपका दो नाम, तीन नाम, एक नाम एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। देखें इंटरमीडिएट में तो चले फिर भी आपको बुक से कुछ आसान ही एमसीक्यूज आ जाते हैं, लेकिन एम कैट में सब कुछ आता है। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो अगर आप अभी से पढ़ लेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंटेग्रल को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये एक ऐसी क्लास है प्रोटीन्स की जो कि लिपिड बायलेयर के साथ डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करती है क्योंकि ये इनसाइड प्रेजेंट होती है, और ये चीज़ जो हमें प्रोवाइड करती है वो होते हैं चैनल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर बिलीव्ड,
प्रोवाइड अ चैनल। अच्छा, चैनल प्रोवाइड करके पता होना चाहिए कौन से क्लास जो है वो या कौन सा ग्रुप प्रोटीन्स का हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो ये चैनल्स प्रोवाइड करता है इंटेग्रल प्रोटीन या फिर इंटेंसिव प्रोटीन, जिसके जरिए जो है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस वगैरह जो है वो अंदर बाहर पास कर सकते हैं। तो इसमें आपको बस ये पूछा जाएगा कि इंटेग्रल प्रोटीन का या एक और नाम जो है इंटेंसिव वो बता दीजिए, या फिर ये बताइए कि ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं जिससे जो है वो आयंस वगैरह जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास पेज नंबर 59 पे जो है वो बी हेडिंग है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सपेंसिव प्रोटीन, दोनों तरह के नाम पता होना चाहिए। पेरिफेरल का दूसरा नाम जो है वो एक्सपेंसिव प्रोटीन होता है। अब ये क्या होता है, ये आउटसाइड द लिपिड मौजूद होता है और ये जो है वो डायरेक्टली कॉपरेट नहीं करेगा, जाहिर है जब बाहर की तरफ है। और ये जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं एंटीजेंस। ये जब आप सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी उसके अंदर आप जब लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जैसे ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक ए बी और ओ ब्लड टाइप्स बनाते हैं। ठीक, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हमारे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये कि जो है वो प्रोटेक्शन करवाते हैं सेल साइटोप्लाज्म की और फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस करवाते हैं। और उन चीज़ों को मतलब लिमिटेड चीज़ें जो है वो अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकते हैं, हर कोई जो है वो अंदर नहीं आ जाता। ये जो है वो सर्टेन लिमिटेशन पैदा करती है। अब जो लिमिटेशंस होती हैं ये चेक फ्लो करती हैं मेम्ब्रेन से कि भाई कुछ गलत चीज़ तो अंदर नहीं आ रही, इसलिए जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है ना मेम्ब्रेन से, वो किन चीज़ों पे होता है, वो जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। दो तरह के जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है और लोअर टू हायर की तरफ जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और हायर टू लोअर जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी दो तरह के होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये जो हम डेफिनेशंस को ये आप रीड ना करें, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा और फिर जो है मेरा चार्ट अभी आपके सामने शो होगा। जब मैं इसको समझाऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सारी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, भाई अब आप ये वो ट्रांसपोर्ट का चार्ट देखें तो दो तरह की है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव में क्या हो रहा है कि एनर्जी रिक्वायर है और इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है और एनर्जी रिक्वायर है। और पैसिव में क्या कह रहे हैं कि भाई एनर्जी नहीं चाहिए और ये ऊपर से नीचे आएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसको विजन करके सोचेगा तो समझ आ जाएगी और डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप छत पर चले जाएं और हाथ में जो है वो बॉल लेकर जाएगा। ठीक है, आप छत पर चले गए, हाथ में बॉल भी है। अब मैंने कहा बॉल को नीचे फेंक दें, आपने हाथ खोला, बॉल नीचे गिर गई। अब मैंने कहा अब नीचे आ जाएं, आप नीचे आ गए, आपके हाथ में, अब मैंने दोबारा बॉल दी। मैंने कहा अब ये बॉल आप ऊपर फेंकें, तो अब आपको फोर्स लगानी है ना, आपको एनर्जी रिक्वायर है ना, फिर आपने जोर से ऊपर की तरफ उछाला, मतलब एनर्जी से या फोर्स लगाकर ऊपर बॉल उछाली, तब जाके ऊपर गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि बस आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एनर्जी चाहिए, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आप एक्टिव को देखें तो इसके अंदर एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला अमल हो रहा है कि आप बॉल को याद कर लें कि भाई बॉल ऊपर फेंकी जा रही है। फिर आप पैसिव को सोचे कि इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप बॉल को नीचे फेंक रहे थे इसलिए उसमें तो एनर्जी नहीं चाहिए थी, सिर्फ हाथ हाथ खोला हमने, बॉल नीचे गिर गई। ठीक है, इस तरह से आप विजन करें तो आई एम श्योर कि आपको जो है वो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब हमने कहा कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह की होती है। पहले आप पैसिव को देख लें, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। कॉमन चीजें यही हैं कि एनर्जी नहीं है इन दोनों में रिक्वायर्ड, हायर टू लोअर जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि उसमें जो है वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, ये सारा काम वाटर का अंदर बाहर करना ये सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होगा। ऑस्मोसिस के अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, बस इतना फर्क है, वरना कॉमन यही है कि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर नहीं हो, हायर टू लोअर ही जाएगा। ऑस्मोसिस दो तरह की, एक होती है एक्सो, एक होती है एंडो। वाटर आउट वाटर इन, मतलब कि वाटर बाहर जा रहा है तो एक्सो होगा, वाटर अंदर आ रहा है तो एंड होगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ये दोनों डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई होंगी। इस तरह समझा तो समझ में आ गया होगा कि भाई वो तो कॉमन था। डिफ्यूजन में एक ये बात है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होगी। अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दो तरह की होती है, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर मटेरियल आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसलिए एंडो है। साइटोसिस लग रहा है और मटेरियल बाहर जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस लग रहा है। अब एंडोसाइटोसिस भी दो तरह के हैं, यह है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के नीचे आप सॉलिड लिख लें और पिनोसाइटोसिस के नीचे आप लिक्विड लिख लें। अब ये फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जब हम पेज नंबर 60 डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
फिर हमारे पास पेज नंबर 60 पे जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दिया हुआ है। अभी जो मैं आपको चार्ट बताया है ये आप कहीं इंपॉर्टेंट जहाँ पे चीज़ें लिख रहे हैं वहाँ पर आप ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप सेल्फ रीडिंग करें या सेल्फ स्टडी करें तो आपको जो है वो ये चार्ट्स बहुत बहुत हेल्प करेंगे। की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मदद देंगे आपको हर चीज़ याद करने में। जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सब कुछ याद होता जाएगा साथ साथ। अब हम आते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एनर्जी रिक्वायर्ड थी तो विजन कर लें बॉल वाला कि भाई फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली बॉल का विजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोअर टू हायर होगा। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है फेगो और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको जो है वो ईटिंग प्रोसेस कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस में जो है वो लिक्विड मटेरियल होता है, इसलिए इसको ड्रिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि फेगोसाइटोसिस को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है और पिनोसाइटोसिस को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसीज के बारे में यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भाई जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है उसको जो है वो इसको मार देता है। तो डब्ल्यूबीसीज मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्सोसाइटोसिस का अगर देखा जाए तो मटेरियल जो है वो बाहर जा रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सोसाइटोसिस रखा गया है। अब हमारा नया टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल के लिए मैं आपको 3 की पॉइंट्स के बता रही हूँ, वो लिखे। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, परमीएबल होती है और हाइड्रोफिलिक होती है। सेमी परमीएबल नहीं, परमीएबल होती है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आप लिख लीजिए। अब सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि सिक्रीट और मेंटेन्ड होता है सेल के लिविंग पोर्शन से, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर फॉलो किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो लिविंग पोर्शन होता है सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो मैं साथ साथ लेक्चर्स डालती जा रही हूँ उसको साथ साथ फॉलो करें, एमसीक्यूज सॉल्व करें, सेल्फ आपके पास जो एमसीक्यूज है उसकी स्टडी करें। मतलब आप जो है वो सेल्फ स्टडी ज़्यादातर क्या करें। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, साथ साथ पढ़ते जाएं, साथ साथ एमकेट की भी तैयारी होती जाएगी आपकी। तो भाई इसमें यही कहा जा रहा है कि मेंटेन और सिक्रीट होता है लिविंग पोर्शन से सेल के, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो प्लांट सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसको सेल्यूलोज कहते हैं, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से पता चलेगा। पॉलीसेकेराइड अगर आपने ये पढ़ा हुआ है जो कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सेलुलोज की डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो किसका पार्ट है, वो पॉलीसेकेराइड का है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप पॉलीसेकेराइड। और फिर इसके अंदर जो है वो सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स भी होते हैं। एक प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट हुआ हुआ होता है, जो कि है मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है उसका कितना है 1.3 मिलीमीटर और जो सेकेंडरी वॉल है वो 5 to 10 मिलीमीटर थिक है। दोनों हैं थिक, लेकिन एक डिफरेंस याद रखें कि प्राइमरी वॉल जो है वो इलास्टिक होती है और सेकेंडरी वॉल जो है वो रिजिड होती है। इन दोनों चीज़ों पर जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये जो बॉक्स बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई पेपर का बनाने के लिए जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, तो आप कह देंगे कि भाई वो तो प्लांट यूज़ किया जाता है ना, दरख्त की लकड़ियों से बनता है। लेकिन फिर अगर बायोलॉजिकल हिसाब से पूछा जाए कि बताओ भाई वो प्लांट के अंदर भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जो है वो पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वॉल का, जिससे जो है वो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट इसलिए कॉम्पोनेंट है क्योंकि ये बाकी जो है वो हाउस होल्ड गुड्स बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि जो कॉटन प्लांट होता है, द सीड हेयर्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ये जो है वो ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज होता है। ये पूछा जाता है। अच्छा, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है गॉसिपियम। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है आपकी बायोलॉजी में। जो जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बनस्बत कॉमन नेम के, ठीक है। तो सीड कॉटन प्लांट जो है वो कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम गॉसिपियम पता होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज होते हैं। इनसे जो है ये इतने इलास्टिक होते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं कि कर्टेन्स वगैरह या क्लोथ्स वगैरह जो है वो बना सकें। फिर हमारे पास इसकी जो है वो तीनों लेयर्स को डिटेल में बताया हुआ है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला जो है वो पहला सेल प्लेट होता है जो कि सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है दो डॉटर सेल्स में, मतलब कि कोई प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में। ये एक कॉमन लेयर होती है जो कि दो सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है और ये उनको तब सेपरेट करती है जब मिडिल लैमेला जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ये जिन चीज़ों के से कंपोज हुआ हुआ होता है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। दो चीज़ें हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडिल लैमेला ये लिखा हुआ है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप ऊपर एज अ पेंसिल से जो है वो लिख भी लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ताकि जो है वो याद रहे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। प्राइमरी वॉल के बारे में ये लिखा है कि ये पहला प्रोडक्ट होता है सेल का,
जो कि किस चीज़ से बनता है, बनाता है प्रोटोप्लास्ट, और ये एक ही मिडिल लैमेला के साइड पर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, जो यंग इनलार्जिंग सेल्स होता है उसके अंदर प्राइमरी वॉल कैसा होता है, थिन होता है और इलास्टिक होता है, लेकिन ये थिक और रिजिड हो जाता है जब इसके अंदर मेच्योरिटी आती है। प्राइमरी वॉल के पास जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये इंटरमीडिएट एमकेट दोनों में एमसीक्यूज पूछा जाता है। कंटेन्स, कितना परसेंट हेमीसेल्यूलोज होता है, कितना परसेंट सेल्यूलोज होता है, ये लिखा हुआ है। जितना परसेंट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, वरना जहाँ आप की पॉइंट्स लिख रहे हैं वहाँ पर आप जो है वो ये सारे परसेंटेज जो है वो लिखते जाइए कि कौन सी चीज़ जो है वो किस में कितना परसेंट मौजूद है। फिर हमने कहा ये कि प्राइमरी वॉल जो है वो कितना परसेंट का रहा था, 50% जो है वो 50% हेमीसेल्यूलोज था, 25% सेल्यूलोज था, और बाकी जो थे पेक्टिक सब्सटेंसेस था। अब जो हेमीसेल्यूलोज होता है वो क्या बनाता है, वॉल का मैट्रिक्स बनाता है, जिसके अंदर सेल्यूलोज के जो है वो माइक्रोफाइबर्स होता है। अब जो सेल्यूलोज प्लांट में होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फाइबर्स की फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। वैसे भी आगे लिखा हुआ है, ये आपको मैं हाईलाइट करवा दूंगी। अब हमारे पास सेकेंडरी वॉल का ये कहा जा रहा है कि डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज की, जो कि प्राइमरी वॉल के अंदर होती है, और ये जो है वो किस तरह मॉडिफाई होता है, किसकी डिपोजिशन की वजह से मॉडिफाइड होता है, लिग्निन की डिपोजिशन से और अदर सब्सटेंसेस। आपके पास जिस चीज का नाम दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। लिग्निन दिया हुआ है तो आप इसको हाईलाइट कर लें कि किससे मॉडिफाइड होता है, बाय द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। अदर सब्सटेंसेस तो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जो बात है लिखी हुई वो आपको पता होनी चाहिए, लिग्निन। फिर हमारे पास है कि सेल वॉल जो सेलुलोज में होता है वो डिपोजिट किस शक्ल में होता है, फाइबर्स की शक्ल में होता है। अब जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं वो हर लेयर पे जो है वो अलग हो रहे होते हैं, और सेल वॉल को जो है वो सेल वॉल की स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है कि एट सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन, अच्छा जो कुछ सेल वॉल की प्लेसेस में जो है वो ऐसी भी जगह है जहाँ पे मटेरियल जो है वो डिपोजिट नहीं हुआ हुआ, द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस, तो उन प्लेसेस को जो है वो एक नाम देते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए, प्लाज्मोडेस्माटा। ये एज इट इज पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई होती है, इसका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर नाम दिया हुआ होता है तो उसकी डेफिनेशन करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है कि भाई वो होती है जहाँ पे मटेरियल जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ हुआ था। फिर हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल ऐसे बच्चे को पता होगा कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन तो तीन ही है, सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन। तीन मेन फंक्शंस है, सपोर्ट लिख लें, शेप लिख लें और प्रोटेक्शन लिख लें। और बाकी मैंने आपको लिखवा दिया था कि नॉन लिविंग होते हैं, परमिएबल होता है और हाइड्रोफिलिक होते हैं। एक दफा रीड कर लेते हैं कि इट परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली इट परफॉर्म्स अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। वो एक सपोर्ट हो गया, शेप हो गया और प्रोटेक्शन हो गई। एक स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह ये लोग काम करते हैं प्लांट्स के, और पर्टिकुलरली इन वेस्कुलर प्लांट द सेल वॉल प्रोवाइड्स, अच्छा वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो मेजर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क करते हैं, और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि वाटर लविंग होते हैं। मूवमेंट थर्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉलिड्स टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है वो किस तरह ऐड करता है, एज अ परमेबल स्ट्रक्चर ऐड करता है। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियस। अब इससे पहले एक और की पॉइंट ये लिखें कि जो नॉन मेम्ब्रेन में आते हैं वो कौन से होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन में आते हैं वो कौन से होते हैं। बस ये दो बात लिख लें, नॉन मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जितने भी होंगे ना वो सब सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। शॉर्टकट है कि बच्चे कहते हैं भाई हम कैसे याद करें कि डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से होंगे। तो आप दो को मैं बता रही हूँ, नॉन मेम्ब्रेन के नाम भी बता रही हूँ और डबल मेम्ब्रेन के नाम भी बता रही हूँ, ये आप लिख लें। नॉन मेम्ब्रेन में जो है वो वीसीआर लिखें, वैक्यूल, सेंट्रियोल और राइबोसोम। डबल मेम्ब्रेन में आप लिखें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल, सेंट्रियोल, राइबोसोम, और डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जितने भी होंगे सब सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रोबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 के अंदर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का, जो कि सारी एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करता है। कॉमनली इसका शेप कैसा होता है, सेरिकल होता है या फिर ओवल होता है, लोब्ड होता है या फिर इलोंगेटेड होता है, और एक मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंड हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अभी मैंने बताया था कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस कौन सी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो आप सिर्फ डबल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर देख ले कि अगर इन दोनों में से नाम मिल रहा है तो वो होगा उसके अंदर। अगर डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस का नाम है तो डबल मेम्ब्रेन होगा, अगर नॉन मेम्ब्रेन में है तो नॉन मेम्ब्रेन होगा, और अगर इन दोनों में से किसी में भी आपको नाम नहीं मिल रहा तो वो सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो मैंने डबल मेम्ब्रेन में आपको बताया था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक। तो न्यूक्लियस आपको मिल गया डबल मेम्ब्रेन में, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है।
जिसके पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सेल में मतलब कि कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम सिनोसिटिक कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो कंप्लीट बैरियर नहीं है, कि वो हर चीज़ को नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोज होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोज कहते हैं। तो सर्टेन सब्सटेंसेस जो है वो फ्रीली पास हो जाते हैं न्यूक्लियस से। एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा। फिर हमारे पास पेज नंबर 62 पर है कि न्यूक्लियस जो है वो फिल्ड हुआ हुआ होता है एक सब्सटेंस से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसका एक और नाम है कैरियोलिम्फ। ये पता होना चाहिए दोनों तरह से नाम। न्यूक्लियोप्लाज्म भी पता होना चाहिए और कैरियोलिम्फ भी पता होना चाहिए। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो कोई फाइन थ्रेड्स होते हैं जो कि नेटवर्क की तरह अरे की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं या फिर न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं, जो कि 3 चीज़ों से जो है वो कंपोज होते हैं: न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था। वो जीन्स होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, ठीक है जी, जीन्स। फिर हमने कहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर स्पीशीज के अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे कि 8 फ्रूटफुली में होते हैं, ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं, कॉर्न के अंदर 20 होते हैं। और भी कुछ नाम है जो आपको चैप्टर नंबर 6 की सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए में और भी जो है वो, जैसे कि फ्रॉग के 26 होते हैं, ये सब मिलेगा। क्रोमोसोम्स जो है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। एक टिपिकल क्रोमोसोम सिर्फ 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक होता है आर्म और एक होता है सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर वो होता है जिससे क्रोमेटिड्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो क्रोमेटिड को जोड़ कर रखता है उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और सेंट्रोमेयर्स का क्रोमेटिड की लेंथ के बिल्कुल नीचे टिप तक जो डिस्टेंस या लेंथ होती है उसको हम आर्म कहते हैं। ये आगे आपको पता चलेगा। बिफोर सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 थ्रेड्स, वही के क्रोमेटिड्स होते हैं। अब क्रोमेटिड जो है वो किससे ज्वाइन होते हैं? ज्वाइन बाय सेंट्रोमेयर से होते हैं। ईच क्रोमेटिड, अच्छा, हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। अब जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमेयर से अगर उसके एंड तक देखा जाए तो वो आर्म कहलाता है। वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि सेंट्रोमेयर अगर क्रोमेटिड के एंड तक पार्ट लेंथ को देखा जाए तो वो आर्म कहलाता है। क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन वो क्यों डिफरेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंशिएट होते हैं, वो सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, तो वो इतने में डिफरेंट होते हैं, तो वो सेंट्रोमेयर होता है। अच्छा, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 तरह के होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है वो क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके पास इक्वल आर्म्स होते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके पास अनइक्वल आर्म्स होते हैं, मतलब कि इक्वल बिल्कुल एक जैसे, अनइक्वल छोटा बड़ा होगा। और एक्रोसेंट्रिक और सिप्टीलोसेंट्रिक इस तरह याद रखेगा। एक्रोसेंट्रिक, सेप्टिलोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक इस तरह याद रखें कि भाई पहले जो है वो आप मेरे नाम मतलब मैंने ऐसे याद किया था कि मेरा नाम तथीर है, तो मैंने टी से याद किया था कि टी। तो टीलोसेंट्रिक पहले मैंने याद कर लिया था कि टीलोसेंट्रिक बिल्कुल अकेला होता है। फिर हमारे पास टी ए एक्रोसेंट्रिक आता है। एक्रोसेंट्रिक के मैंने जो है वो कौन नाम बता दिया था? सबटीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इज ऑल्सो नोन एज सबटीलोसेंट्रिक, याद कर लीजिएगा, वरना समझ कर पढ़िएगा तब भी आ जाएगा। इसके अंदर ये होता है कि एक लॉन्ग तो होता है लेकिन इसके साथ एक छोटा सा जो है वो क्रोमोसोम की तरह जो है वो लग जाता है। यही लिखा हुआ है कि भाई क्या होता है, क्रोमोसोम जिनके पास इक्वल आर्म्स होते हैं। फिर सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम जिसके पास अनइक्वल आर्म्स होते हैं। अब टीलोसेंट्रिक पहले देख लें कि लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, के ऐसा सेंट्रोमेयर जिसके बिल्कुल एंड में जो है वो क्रोमोसोम होता है। सेंट्रोमेयर की लोकेशन ऐसी होगी जो कि क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड पर होगी। और फिर आप जो है वो डायग्राम में जो है वो एक्रोसेंट्रिक देख लें। ये पता होना चाहिए कि एक्रोसेंट्रिक को सबटीलोसेंट्रिक भी कहते हैं, कि एक जो है वो बड़ा सा आर्म होगा और एक जो है वो छोटा सा आर्म होगा। इस तरह से यह डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और नाम पूछ रहे होंगे, या नाम देकर जो है वो डेफिनेशन पूछ रहे होंगे, या फिर आपको डायग्राम्स देकर पूछ रहे होंगे कि बताइए कि कौन सा है। जैसे कि इक्वल आर्म्स है तो मेटासेंट्रिक होगा और टीलोसेंट्रिक, या फिर आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि एक्रोसेंट्रिक का एक और नाम बताइए जो कि सबटीलोसेंट्रिक होता है। फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियोलाई की प्रेजेंस हो सकती है। अब जो ये जो न्यूक्लियोलाई है ना, ये डिवीजन के दौरान जो है वो छुप जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है। और फिर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये जो है वो किसके बनने में इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, इसको एज अ की पॉइंट लिख लें कहीं अगर आप इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके बनने के अंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर या फिर राइबोसोम के अंदर, या फिर वो बनाते ही है राइबोसोम और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन सिस्टम है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के दौरान मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, जल्दी से चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।